Welcome back to my channel Commerce Crunch. I'm Navneet Kaur and today I'm back with another interesting topic which is difference between national income and domestic income. Okay, so this topic was requested by one of my subscribers. So I thought of creating a video on this topic so that every student who gets confused in this topic can take the benefit from it. Okay, so ये जो topic है national income and domestic income का, this topic comes from economics subject and economics is also a subject under commerce stream. राइट सो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेशनल इनकम में क्या आता है, डोमेस्टिक इनकम में क्या आता है. सो दिस डाउट इज गोइंग टू बी क्लियर्ड इन दिस वीडियो इफ़ यू स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड. ओके, सो इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट मी यू कैन जस्ट रीड आउट हियर about my qualifications and about my achievements. Okay, so let's get started. So firstly we'll discuss the concept of national income. हम national income का concept पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम domestic income का पढ़ेंगे. दोनों ही concept को समझने के बाद आपको automatically समझ आ जाएगा दोनों में क्या difference है and दोनों में क्या क्या चीज़ें include होती हैं. Okay, so firstly national income का meaning क्या होता है. देखो, it is a sum total of factor incomes earned by the normal residents of a country during an accounting year. अब यहाँ पर दो बातें हैं कि नेशनल इनकम वो फैक्टर इनकम्स का सम टोटल है जो हमारे कंट्री के या किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में. ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें हैं. मीन्स नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन टू पैरामीटर्स, फर्स्टली फैक्टर इनकम्स एंड सेकेंडली नॉर्मल रेजिडेंट्स. अब इन दोनों का मीनिंग क्लियर होना ज़रूरी है. इन दोनों का मीनिंग क्लियर होगा तभी समझ में आएगा नेशनल इनकम क्या है एंड उसे कैलकुलेट करना भी ईजी होगा. ओके, सो फर्स्टली विल डिस्कस फैक्टर इनकम्स. सो फैक्टर इनकम्स, देखो, इनकम विच इज़ रिलेटेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, देखो, फैक्टर इनकम्स का मीनिंग तो मैं आपको वन लाइन में बता सकती हूँ बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी सो दैट आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए. सो फैक्टर इनकम्स क्या होती है? इनकम विच इज़ रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन्हें हम फैक्टर इनकम कहते हैं. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, you all must be knowing that these four are factors of production and इन्हें प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है ना. लैंड को यूज़ किया जाता है, फिर लेबर यूज़ की जाती है, कैपिटल मीन्स मनी रिक्वायर्ड होता है एंड एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स उस बिज़नेस को चलाने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग या जो भी प्रोडक्शन का बिज़नेस है उसके लिए कोई एंटरप्रेन्योर होना चाहिए. तो ये फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिन्हें यूज़ किया जाता है इन अ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बिजनेस. और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम होती है वो ही होती है फैक्टर इनकम. अब ये इनकम क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगी. ओके, तो अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूज़र्स कौन होंगे? देखो, जिन्हें प्रोडक्शन करनी है या जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूज़र्स हैं. ठीक है, और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स कौन है? हाउस होल्ड्स. ठीक है, उनके पास ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. लैंड होता है, लेबर होती है, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होती हैं. तो जो भी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर होगा वो हाउस होल्ड से इन सर्विसेज को लेगा. ठीक है, और क्योंकि वो सर्विसेज ले रहा है तो उसके अगेंस्ट वो क्या करेंगे? हाउस होल्ड्स को पेमेंट करेंगे, है ना. तो हाउस होल्ड्स को उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करने से जो इनकम होगी दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर इनकम. सो द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स आफ्टर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इज कॉल्ड एज फैक्टर इनकम. नाउ फैक्टर इनकम्स को हम फैक्टर पेमेंट्स भी कहते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने के अगेंस्ट वो पेमेंट कर रहे हैं हाउस होल्ड्स को, है ना. तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएंगी? फैक्टर पेमेंट्स, और हाउस होल्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगी? फैक्टर इनकम. नाउ फैक्टर इनकम्स डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफ़र पेमेंट्स. ट्रांसफ़र पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होती. अब ये क्या होती हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर द यूनिलेटरल पेमेंट्स, मीन्स ये वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं. वन साइडेड पेमेंट का मतलब क्या है कि आपने पेमेंट की बट अब उसके अगेंस्ट आपने कोई सर्विस नहीं ली. जैसे कि सपोज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो कैश ट्रांसफर्स करेगी BPL पीपल को. ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल है उन्हें कैश ट्रांसफ़र करेगी. एक तरह से क्या होगा? ये गवर्नमेंट ने हेल्प करी है उन लोगों की, है ना. तो यहाँ पर उन लोगों ने कोई सर्विस तो प्रोवाइड नहीं की गवर्नमेंट को, ये वन साइडेड पेमेंट थी, है ना, यूनिलेटरल पेमेंट थी. तो इसीलिए ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स है फैक्टर पेमेंट्स में या फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे. मींस उन लोगों ने जो उनके पास जो कैश आया, गवर्नमेंट ने उनको जो कैश दिया वो उनकी फैक्टर इनकम नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो तो सिर्फ एक हेल्प थी, वो वन साइडेड पेमेंट थी. उन लोगों ने कोई सर्विस थोड़ी प्रोवाइड किया गवर्नमेंट को. क्लियर. सो ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फैक्टर पेमेंट्स, और फैक्टर पेमेंट्स को फैक्टर इनकम कहते हैं. और फैक्टर इनकम क्या है? इनकम विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर.
अब ये फैक्टर इनकम्स क्या क्या है मैंने आपको कहा था बताऊंगी। सो अब देखो, फैक्टर इनकम में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्टली क्या होता है, रेंट। अब रेंट कहाँ से रिसीव होगा, जो आप लैंड दोगे रेंट पे उससे आपको इनकम होगी, वो क्या होगा, रेंट। ठीक है। सेकंड हमारा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, लेबर। तो लेबर में आपको लेबर अगर प्रोवाइड करोगे तो उसके अगेंस्ट क्या पेमेंट मिलेगी, वेजेस। अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो उन्हें सैलरी कहते हैं, और अगर लेबर है, लेबर काम कर रही है तो उन्हें जो पैसा मिलता है उसे वेजेस कहते हैं। क्लियर। थर्ड हमारा क्या था, कैपिटल। तो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल मींस पैसा, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट मिलेगा। अब जो कंपनीज होती हैं वो पैसा हम लोगों से तो जनरेट करती हैं, या तो वो बैंक से लोन लेती हैं, ठीक है, और बैंक के पास पैसा हमारा ही होता है, या फिर वो शेयर्स इशू करती हैं, शेयर्स में भी इन्वेस्ट पब्लिक करती है। तो इस तरह से वो कैपिटल भी हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। लास्टली क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए उन्हें क्या मिला जाता है, प्रॉफिट्स मिलते हैं, है ना। बिजनेस जो चलाया है तो उसका रिटर्न क्या होता है, प्रॉफिट्स। तो ये क्या है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के 4 इनकम्स, इन्हें क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम्स। तो फैक्टर इनकम के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स है, रेंट, सैलरी और वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। क्लियर। सो ये हमने पढ़ लिया फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं। अब ये फैक्टर इनकम्स का सम टोटल करेंगे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न किए हैं। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। सो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री कौन है, देखो, अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कंट्री का रेजिडेंट है वो एक पर्सन भी हो सकता है, और कोई इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी भी एक रेजिडेंट हो सकती है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सिटीज़न होता है किसी कंट्री का, सिटीज़न जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन होता है, कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को हम सिटीज़न नहीं बोलते। बट रेजिडेंट जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है। तो रेजिडेंट और सिटीज़न में डिफरेंस होता है। इफ़ यू वांट टू नो द डिफरेंस यू कैन check my video on that. I've created that, the link to which is given in the description box below. तो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर। Now normal resident of a country is one who is staying in that country for more than 1 year and whose economic interest lies in that country. So normal resident होने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। फर्स्टली उस पर्सन को या उस इंस्टीट्यूशन को 1 साल से ज़्यादा उस पर्टिकुलर कंट्री में रहना चाहिए, मीन्स उसका स्टे जो है 1 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, एंड उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में होना चाहिए, विच मीन्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, वो उस कंट्री में करे। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं, दैट पर्सन और इंस्टीट्यूशन वुड बी कॉल्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। अब रेजिडेंट जो है वो ज़रूरी नहीं कि एक कंट्री का अगर 1 साल में रेजिडेंट है तो नेक्स्ट कंट्री में वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है ईयर टू ईयर, क्योंकि वो हमारे स्टे पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम 1 साल इंडिया में रह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, उस साल के लिए हम इंडिया के रेजिडेंट हो गए। नेक्स्ट ईयर अगर हम यूएस में रह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा हम रह चुके हैं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम यूएस के रेजिडेंट हो गए। ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होता रहता है। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स में कौन कौन आएंगे, इट इंक्लूड्स फर्स्टली फॉरनर्स लिविंग इन आर कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर। अब कोई बाहर का पर्सन हमारे कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है तो उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे, और जो भी उसकी इनकम होगी वो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। इसमें वो फॉरनर्स नहीं आएंगे जो स्टडी पर्पज़ से हमारे कंट्री में आए हैं, या हॉलीडे पे आए हैं, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हैं। ठीक है। सेकेंडली, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन आर कंट्री। हमारे कंट्री में कोई फॉरेन एम्बेसी है, सपोज यूएस की एम्बेसी है, एंड वहाँ पर कोई इंडियन वर्क कर रहा है, तो वो इंडियंस जो उस एम्बेसी में काम कर रहे हैं, या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस हमारे कंट्री में, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WHO, इनके ऑफिस में अगर कोई इंडियन वर्क कर रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट काउंट होगा। इंडियंस अगर बाहर रह रहे हैं लेकिन 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए वो बाहर रहे हैं, तो वो भी उस पर्टिकुलर ईयर के लिए हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे, क्योंकि उनका स्टे जो था वो दूसरे कंट्री में 1 साल से कम का था। अगर 1 साल से ज़्यादा का हो जाता उस कंट्री में तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन कंपनीज़। अब जो इंडियन कंपनीज़ होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया की रेजिडेंट होती हैं, क्योंकि वो इंडिया में रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है। और फॉरेन कंपनीज हुज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट लाइज होली और पार्शली इन इंडिया। फॉरेन कंपनीज भी हमारे कंट्री के रेजिडेंट उस पर्टिकुलर ईयर के लिए हो सकती हैं, बट कंडीशन क्या है कि उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट या तो होली या फिर पार्शली इंडिया में होना चाहिए, विच मीन्स जो उन्होंने इंपॉर्टेंट जो की मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं ना, वो अगर हमारे इंडिया से लिए गए हैं तो वो
कंपनी जो होगी वो इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी। जैसे कि बोर्ड मीटिंग्स हो गई, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, तो वो कहाँ हो रही है, ये अगर इंडिया में हो रही है तो वो इंडिया के रेजिडेंट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। फॉरेन कंपनीज तो हमारी कंट्री में रजिस्टर्ड नहीं होती ना, इंडियन कंपनीज तो हमारी कंट्री में रजिस्टर्ड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया के रेजिडेंट होती हैं। क्लियर। नाउ नॉर्मल रेजिडेंट्स में क्या क्या नहीं आता, इट डज नॉट इंक्लूड फॉरनर्स हु कम टू आवर कंट्री फॉर स्टडीज़, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी मैंने बताया अगर इस पर्पज़ के लिए कोई फॉरनर हमारे कंट्री में आ रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। सेकेंड, फॉरनर्स वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन आवर कंट्री। देखो हमारे कंट्री में एम्बेसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर उसमें इंडियन वर्क कर रहे हैं तो वो हमारे कंट्री के रेजिडेंट हैं, बट अगर फॉरनर्स वर्क कर रहे हैं तो हमारे कंट्री के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, चाहे वो 1 साल से ज़्यादा के लिए ही काम क्यों ना कर रहे हों। यहाँ पर ये रूल पता नहीं क्यों अप्लाई नहीं करते हैं, बट ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि फॉरनर्स जो होंगे वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे अगर वो किसी फॉरेन एम्बेसी या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे कंट्री में लोकेटेड है वहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो। एंड फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर लेस देन अ ईयर, और कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए किसी काम के लिए, फॉरनर्स हमारे कंट्री में आए, सपोज कोई मशीनरी वगैरह इंस्टॉल करनी है ना, अगर वो फॉरेन से आए हैं और वो इंडिया में 1 साल से कम के लिए वर्क कर रहे हैं तो भी वो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो इनकम अर्न की है, कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम, अगर उनका टोटल कर दिया जाए विल गेट नेशनल इनकम। अब जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं देखो वो हमारे कंट्री के अंदर भी हैं, हमारे कंट्री के बाहर भी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिडेंट्स ने इनकम जो अर्न की है वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी, चाहे उन्होंने कंट्री के अंदर रह के अर्न किए चाहे कंट्री के बाहर रह के अर्न किया। क्लियर। नाउ लेट अस कम टू, अच्छा एक पॉइंट और रह गया है, फॉरेन कंपनीज हुज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट लाइज होली आउटसाइड इंडिया। अच्छा नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन नहीं होंगे, वो फॉरेन कंपनीज जिनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बिल्कुल इंडिया के बाहर है, मीन्स उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो इंडिया के बाहर से लिए हैं, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। Domestic income is the sum total of factor incomes, that is rent, wages, interest and profits generated within the domestic territory of a country, no matter who generates it, resident or non-resident। अब यहाँ पर देखो domestic income क्या कहती है, ये भी factor incomes का ही sum total है, बट कौन सी factor incomes, जो हमारे कंट्री की domestic territory में जनरेट हुई है, ठीक है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसने अर्न की है, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न होनी चाहिए वो फैक्टर इनकम, तो अगर ऐसी वो इनकम है तो वो पार्ट हो जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम का। क्लियर। देखो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में ही फैक्टर इनकम्स हैं, बट वहाँ पर क्या था नेशनल इनकम में था कि रेजिडेंट्स ने इनकम अर्न की होनी चाहिए, चाहे इंडिया के अंदर चाहे इंडिया के बाहर, बट डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम जो जनरेट हुई है वो डोमेस्टिक इनकम है, चाहे रेजिडेंट्स ने अर्न की चाहे नॉन रेजिडेंट्स ने। क्लियर। अब यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग क्लियर होना ज़रूरी है कि क्या क्या कौन कौन से एरियाज़ हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनते हैं, ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं। सो इन इकोनॉमिक्स डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द इकोनॉमिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी बोला जाता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, देखो ऑल दोज एरियाज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री आर हेल्ड इवन आउटसाइड द कंट्री कम अंडर द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। अब पॉलिटिकल जो डोमेस्टिक टेरिटरी है आप उसको ऐसे समझ सकते हो ना कि हाँ कंट्री की जो भी बाउंड्रीज़ हैं, जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज़ हैं वो एरिया जो है वो कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, बट नहीं इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं, क्योंकि इसमें वो सारे एरियाज़ आएंगे जहाँ पर हमारे कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की गई हैं, चाहे वो एरियाज़ कंट्री के बाहर ही क्यों ना हो, फिर भी वो हमारे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, economic territory is a geographical territory administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely। अब यूनाइटेड नेशंस ने जो इकोनॉमिक टेरिटरी की डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग वो टेरिटरी जो गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्टर्ड है, मींस गवर्नमेंट का कंट्रोल है वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर पर्सनस, गुड्स एंड कैपिटल का फ्रीली मूवमेंट हो, तो वो सारे एरियाज जो होंगे किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल,
US एम्बेसी इन इंडिया डज नॉट कम अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अब हमारे कंट्री में अगर फॉरेन एम्बेसी है, सपोज US एम्बेसी है, तो वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो नहीं आती, वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है ना। तो इसलिए US एम्बेसी जो हमारे कंट्री में है, ठीक है, हमारे कंट्री में लोकेटेड है, बट वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का वहाँ पर कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर पर्सन, गुड्स और कैपिटल की मूवमेंट फ्रीली नहीं हो सकती। बट अगर इंडियन एम्बेसी बाहर किसी कंट्री में लोकेटेड है, अगर इंडियन एम्बेसी US में लोकेटेड है, तो वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है, तो वो जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगी, ठीक है, चाहे वो इंडिया की बाहर है बट स्टिल वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगी। सेकेंड एग्जाम्पल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन आर कंट्री डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ आर डोमेस्टिक टेरिटरी, जैसे कि WHO, IMF, इनके ऑफिसेज अगर हमारे कंट्री में है तो वो भी हमारे है तो हमारे कंट्री में, बट स्टिल वो हमारे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेंगे, बिकॉज वो हम उसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट, तो हमारे कंट्री का उनके ऊपर कुछ नहीं है, पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल की मूवमेंट फ्रीली नहीं होती। तो ये जो देखो ये वाले एरियाज हैं ये हमारे कंट्री में है, बट स्टिल ये क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। क्लियर? सो डोमेस्टिक टेरिटरी में देख लेते हैं कि क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्टली, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ अ कंट्री। तो सिंपल जो हमारे कंट्री में जोग्राफिकल एरियाज हैं इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगे। सेकेंड, एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड, फॉरेन में हमारे कंट्री की जो एम्बेसीज हैं वो हमारे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है ना वहाँ पर, हमारे कंट्री की गवर्नमेंट का वहाँ पर कंट्रोल है। थर्ड इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड अब्रॉड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ आर कंट्री। अब हमारे कंट्री की शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, वो बाहर भी तो चलते हैं, है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, जैसे एयर इंडिया है, उसके प्लेन फॉरेन कंट्रीज़ में भी चलते हैं, तो वो क्या है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है ना, हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल है वहाँ पर, तो उससे जो इनकम होगी वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी, क्योंकि ये जो एरियाज़ होंगे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगे, चाहे फॉरेन कंट्रीज़ में उड़ाए जा रहे हो प्लेन्स, चाहे फॉरेन कंट्रीज़ में वो शिप्स ऑपरेट हो रही हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या नहीं आएगा, जो मैंने अभी बताया, फॉरेन एम्बेसीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे कंट्री में लोकेटेड हैं। वाई? बिकॉज ये जो है हमारे कंट्री की गवर्नमेंट का कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है। क्लियर? सो अब देखते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों है, नेशनल इनकम में एंड डोमेस्टिक इनकम में। तो नेशनल इनकम मैंने क्या बताई थी, इट इज़ द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री नो मैटर वेयर इट इज़ जनरेटेड। बस इतना ही है कि फैक्टर इनकम्स का सम टोटल होना चाहिए, और वो किसने अर्न की होनी चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कंट्री के अंदर जनरेट हुई है या फिर आउटसाइड द कंट्री। बट डोमेस्टिक इनकम क्या है, वो भी फैक्टर इनकम्स का टोटल ही है, बट वो जनरेट होनी चाहिए विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि रेजिडेंट्स ने अर्न की है या फिर नॉन रेजिडेंट्स ने अर्न की है। क्लियर? सो ये था बेसिक डिफरेंस, जो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ देख लेते हैं डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक कैसे जाया जाए। अब देखो, डोमेस्टिक इनकम में वो सारे फैक्टर इनकम्स इंक्लूड हैं जो हमारे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉन रेजिडेंट्स ने अर्न की है, वो भी है ना। अब दोनों रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट्स दोनों के ही इनकम डोमेस्टिक इनकम में आती है, ठीक है। और इसमें कौन सी इनकम नहीं आती, वो फैक्टर इनकम जो हमारे कंट्री के रेजिडेंट्स ने अर्न की है बाहर से, ठीक है, वो इनकम इसमें नहीं आती। तो डोमेस्टिक इनकम से लेकर नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम में पहले तो हम क्या ऐड करेंगे, वो फैक्टर इनकम जो रेजिडेंट्स ने अर्न किया अब्रॉड से, है ना, क्योंकि ये तो डोमेस्टिक इनकम में नहीं थी, और माइनस क्या करेंगे, वो फैक्टर इनकम जो नॉन रेजिडेंट्स ने अर्न किया हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में, क्योंकि नेशनल इनकम में हम नॉन रेजिडेंट्स की इनकम नहीं लेते, बट वो डोमेस्टिक इनकम में तो इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम उसे लेस करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इससे ये किसका फॉर्मूला है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, ठीक है। तो फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी किसके इक्वल होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसलिए अब नेशनल इनकम का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो कि डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दिस फॉर्मूला विल गिव यू नेशनल इनकम।
सो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले हमेशा डोमेस्टिक इनकम ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हो डोमेस्टिक इनकम में, यू विल गेट नेशनल इनकम। सो इस तरह से आप नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड आपके जो भी डाउट्स है क्लियर हो गए होंगे। So guys, if you have any doubt related to any commerce topic, you can definitely comment in the comment section below. So this is me Navneet Kaur signing off. मैं मिलती हूँ आपसे next video में. Till then, stay happy and stay motivated. And thank you so much for watching.